अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना और याद करना है। चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे माहौल का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रखती है ये हम देखेंगे अभी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट ए पोल्यूटेंट। जैसा कि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे माहौल में मौजूद होती है, ये कोई पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी लिमिट से क्रॉस करेगा तो फिर ये पोल्यूटेंट कहलाएगा। लेकिन इसकी एवरेज मिकदार हमारे माहौल में 0.03% पाई जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03% नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाई है। ये किस तरह से 0.03% मेंटेन रहती है ये हम देखने लगे हैं कि हमारे पास देखें हमारे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला के तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, कि मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिला के रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है। और पौधे क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से दोबारा ग्लूकोज बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो जानवरों में और पौधों में कॉन्ट्रेरी चलते रहते हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। ये दोनों प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है और यूज़ भी होती रहती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में और ऑक्सीजन की मिकदार जो हमारे माहौल में बनाई थी वो मेंटेन रहती है, ना कभी उससे कम होती है ना कभी उससे ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू मेक ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है और उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस बन जाती थी। जिस तरह हमने लेफ़्ट टू राइट ये देखा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है, इसलिए हमने लिखा ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस एज बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन बनी थी वो एक बाई प्रोडक्ट थी। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज था लेकिन ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, ऑन दी अदर हैंड इन एनिमल्स क्या करते हैं, यूज़ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट। पौधे जानवरों में क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों अल्लाह ताला की तरफ से नेचर में अपनी कांस्टेंट मिकदार में मौजूद रहती हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार बैलेंस रहती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद थी उसका फंक्शन क्या है, कि वो हमारे माहौल का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अब ये टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होता है इसको देखेंगे। हमारे पास अगर ये ज़मीन कंसिडर करें, अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूरज की रोशनी आएगी ज़मीन की तरफ, तो सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो कुछ रोशनी सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, हमने पढ़ा था, और कुछ इस सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ कुछ थोड़ी सी मिकदार ऐसी होती है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे माहौल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये सारी की सारी हीट बाहर नहीं निकलती, कुछ थोड़ी सी मिकदार यहाँ पे मेंटेन रहे। हीट एनर्जी जो सूरज की तरफ से आती है ये कुछ कैप्चर कर ली जाती है, जिसकी वजह से रात को जब सूरज नहीं होगा उस वक्त यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हीट एनर्जी इकट्ठी की गई होती है, जो रोकी गई होती है, उसकी वजह से हमारा माहौल का टेम्परेचर रात के वक्त बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता।
इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचर में 0.03% मौजूद थी, उसने हमारे माहौल के टेम्परेचर को मेंटेन रखा। ये जो हीट एनर्जी एंट्रैप की गई थी, हीट एनर्जी को ट्रैप किया गया था, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन। अब उसी रोल को जो हमने अभी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में क्या रोल प्ले करती है, ये हमने देखा अभी। क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड अर्थ लाइक इन्वेलप। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक इन्वेलप की फॉर्म में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू इट एंड रीच एट अर्थ सरफेस। वो कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने देती है। ए पोर्शन ऑफ सनलाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फेयर। सूरज की रोशनी का बहुत सारा हिस्सा दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ मिकदार रोकी भी जाएगी। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन्स एनफ हीट। रिटेन का मतलब होता है रोक लेना। एनफ हीट टू कीप एटमॉस्फेयर वार्म। हमारे नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो नेचर में पाई जाती है, वो थोड़ी सी मिकदार हीट की अपने अंदर रोक लेती है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखा जा सके। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन्स द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस। ये ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बताया गया है कि ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ना होती तो रात के वक्त हमारी ज़मीन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे ज़िंदा नहीं रह सकते थे। ये वाला पॉइंट लिखा गया। अदरवाइज अर्थ वुड हैव बीन इनहेबिटेबल। ज़मीन रहने के काबिल ना रहती। द एवरेज टेम्परेचर वुड बी -20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त हीट एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर ना करती तो रात के वक्त टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ से हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे माहौल में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़, इंसानी एक्टिविटीज़ जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे माहौल में ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। इसको हम स्टडी करेंगे कि हाउ CO2 कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो सकती है। जिस तरह हमने पहले डायग्राम देखी ज़मीन, उसमें अगर हमने देखें कि हमारे माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पहले की निस्बत बढ़ जाए तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर ज़मीन की बढ़ेगी, किस वजह से बढ़ेगी कि इंसान कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानी खसूसियात, इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे माहौल में बढ़ रही है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो देखेंगे। कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में। हमारे पास जो फ्यूल जलाया जाता है, घरों में आग जलाई जाती है, इंडस्ट्री में आग जलती है, और जो हमारी ऑटोमोबाइल्स, बसें, गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, ये सारी गाड़ियाँ, जब इन सब चीज़ों में जब फ्यूल को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की माहौल में मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान बनेगा। अब ये नुकसान किस तरह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बनती है, ये हम देखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, सूरज की रोशनी जो ज़मीन तक पहुँचती है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक आएगी, वो सूरज की रोशनी जो थी वो यूवी रेज़ की फॉर्म में ज़मीन तक आएगी, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। सूरज की रोशनी की जो रेज़ होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है, ये नोट कीजिएगा। अब क्यों ये वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी बात, अगर यहाँ से सूरज की रोशनी जब ज़मीन पे पड़ेगी, ज़मीन इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी। जब ज़मीन से रोशनी रिफ्लेक्ट होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि ज़मीन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस होती हैं, वो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें रोक लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तो ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट एनर्जी रोकनी थी, हीट एनर्जी ज़्यादा रोकेगी। कुछ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को रोक लिया जाएगा, कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनसे
वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी निकल जाएगी। बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी एस्केप हो पाएगी, लेकिन बहुत सारी एनर्जी रोक ली जाएगी। अब अगर बहुत सारी हीट यहाँ पे रोक लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हीट एनर्जी अगर रोक ली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वो वाली रेज थी जो मैंने आपको बताया कि ज़मीन से जो रेज निकलती हैं, ये जो मैंने डार्क पर्पल से कलर में बताई हैं, ये वाले कलर में IR रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें अपने अंदर से पास नहीं होने देती। देखेंगे अब हमने ग्लोबल वार्मिंग को देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे माहौल में मिकदार अगर बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो सकती है। इसको हम अब लिखने जा रहे हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हुई। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल पॉइजनस नहीं थी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास मसला हो सकता है। ये बात हम लिखेंगे। बट द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी जो मिकदार थी वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर बैलेंस में रहती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से वो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। वो हमने एक्टिविटीज़ पहले भी देखी हैं। कंबस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल, कंबस्टन इन ऑटोमोबाइल इंजन, हमारे ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ बसों में जो फ्यूल को जलाया जाता है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल का जलाया जाना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे माहौल में ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर एक्ट एज ए ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, आप अगर कभी हम देखें, ये ग्रीन हाउस 5, 6, 7, 8 क्लास में भी बताया गया है। ये शीशे का एक ग्लास होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी एंटर तो हो सकती है लेकिन निकल नहीं सकती। कार्बन डाइऑक्साइड ने भी वही काम किया था कि हीट सूरज से आने वाली रोशनी को आने दिया था, निकलने नहीं दिया था। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के शीशे के जैसा काम करती है। इट अलाउज UV रेज ऑफ सनलाइट टू पास थ्रू बट डू नॉट अलाउ IR रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ। ज़मीन से निकलने वाली रेडिएशंस को निकलने नहीं देती, सूरज से आने वाली रेज को पास आउट होने देती है। सो मोर हीट इज़ एंट्रैप्ड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाती है। इट काज इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रॉपर डिफाइन करने जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंड ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हीट एनर्जी का हमारे माहौल में कैप्चर हो जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, मीथेन भी हो सकती है, उसके अलावा फ्लोरीन वगैरह भी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया है। ये CH4 या फ्लोरीन के गैसेस ये तकरीबन माइनर से इफेक्ट ग्रीन माइनर सा कॉज करती हैं, इसलिए हमने मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड को ही स्टडी किया है। नेक्स्ट हम ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो जिस तरतीब से मैंने आपको लिखा है ये नोट्स के फॉर्म में ऐड कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अल्लाह हाफिज़।